हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फायदा मिल रहा है वीडियो से। अरे मतलब थोड़ा बहुत तो फायदा मिल ही रहा होगा। एनसीईआरटी की चीज़ें आपको मिल रही होंगी थोड़ा और इजी वे में। तो हमने डेफिशिएंसी सिम्टम तक पढ़ लिया था। आज हम मिनरल न्यूट्रिशन का थर्ड और आखिरी लेक्चर पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे टॉक्सिसिटी से। ठीक है, टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी जैसे डेफिशिएंसी में किसी का अमाउंट कम हो जा रहा था, वैसे टॉक्सिसिटी में अमाउंट बढ़ेगा। किसी भी मिनरल आयन का वो कंसंट्रेशन किसी भी मिनरल आयन का वो कंसंट्रेशन जो 10% ड्राई वेट को घटा दे। ठीक, किसी भी मिनरल आयन का एनी कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल आयन which decrease or reduces the dry weight by 10%। मिनरल आयन का वो कंसंट्रेशन जो ड्राई वेट को 10% घटा दे। दिमाग में रहेगी ना बात, डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। जैसे आपका वजन 10 किलो है और आपके अंदर कोई मिनरल आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया और वो आपके जो 100 किलो वेट है उसको घटा के कितना कर दिया, 90 केजी कर दिया। तो जो 10% डिक्रीज कर रहा है उसको टॉक्सिसिटी बोला जाता है। इससे उसके पूरे कैरेक्टराइजेशन को, और टॉक्सिक एलिमेंट, टॉक्सिक मिनरल उसे बोला जाएगा जो 10% घटा रहा है। ठीक है, दिमाग में रहेगी बात। तो कोई भी मिनरल आयन कंसंट्रेशन जो ड्राई वेट को 10% घटा दे उसे टॉक्सिक बोला जाएगा। ठीक, जैसे कि इसमें एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी वाला ही। जैसे कि मैग्नीज मैग्नीज की टॉक्सिसिटी देखें। बस उतनी ही बात बताऊंगा जितना आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी में 8-10 लाइन दिया हुआ है यार, नहीं पढ़ना। बिल्कुल काट दें, सारी लाइन को फाड़ दें, फेंक दें एनसीईआरटी को, कुछ नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे लिए काम की चीज है। ठीक ना। तो हम एमएन की टॉक्सिसिटी देखेंगे। एमएन की टॉक्सिसिटी सबसे पहले आयरन और मैग्नीशियम के साथ होता क्या है, गजब की बात सुन लेना। मैग्नीशियम क्या करता है, सॉरी मैग्नीज क्या करता है कि जहां आयरन और मैग्नीशियम जा रहे होते हैं दौड़ के उनसे आके निकल जाता है, और जाके जहां उनको जुड़ना होता है वहां खुद जुड़ जाता है। बात समझ में आ गया ना। तो इसका कंपटीशन रहता है आयरन और मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, जैसे आपको मुझसे जुड़ना है, आपसे पहले कोई और आके जुड़ गया मुझसे, ये होता है यहाँ पे। आयरन और मैग्नीशियम को कहीं जाके अपना काम करना होता है। मान लो किसी से जुड़ना हुआ, किसी के साथ फंक्शन करना हुआ, मैग्नीज भाग के इनसे आगे निकल जाता है और जाके जुड़ जाता है, कंपटीशन करता है। तो ये जुड़ नहीं पाते, इनका फंक्शन हो नहीं पाता, तो इनकी डेफिशिएंसी होने लगती है वहां पे। ठीक है, और दूसरा कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट को रोकता है। कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट को रोकता है, अपटेक और ट्रांसपोर्ट को रोकता है। मतलब कैल्शियम को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करने देगा। दिमाग में बात रहेगी। तो एमएन की टॉक्सिसिटी आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ, आयरन और मैग्नीशियम की जगह खुद जाके जुड़ जाता है तो इन दोनों की कमी हो जाएगी, और कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट को रोकता है। तो एक लाइन में मैं बोलूं तो मैग्नीज का ज्यादा होना इन तीनों का कम होना कर देता है। ठीक है ना। मैग्नीज अगर ज्यादा होगा तो आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम इनका अमाउंट कम हो जाएगा। और इसके वजह से, एमएन टॉक्सिसिटी की वजह से जो सिम्टम आता है वो आता है ब्राउन स्पॉट। ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेंस बोला जाता है, ये आ जाता है यहाँ पे, याद रहेगा। तो टॉक्सिसिटी में अगर कोई पूछे टॉक्सिसिटी क्या होती है तो बोलिएगा मिनरल आयन का वो कंसंट्रेशन जो 10% ड्राई वेट को घटा दे, टॉक्सिसिटी कहा जाता है। और एमएन जो होता है वो आयरन और मैग्नीशियम के साथ कंपटीशन करता है, इनके अमाउंट को घटाएगा, कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट को घटाएगा, ब्राउन स्पॉट।
दिमाग में रहेगी ना बात, बस इतनी सी यार 4 लाइन, प्लीज प्लीज इतनी सी बात आप पढ़ लें, बस मजा आ जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम अगला एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयन, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयन। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लो यार और थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाओ। ठीक, ध्यान लगाओ जरा, माहौल बना दो बिल्कुल। ठीक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और कहने के लिए है यार। दिया तो है काफी ढेर सारी लाइन एनसीईआरटी में, लेकिन आपको मैं बताऊं, देखिएगा बिना पढ़े आपको सब कुछ आएगा। जुड़ जाइए मुझसे, मैं आपको बताऊं, क्या आपने ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट में एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पढ़ा है? बोलो हाँ, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पढ़ा है ना आपने। अब देखिएगा, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट की मैं बात करूं, याद है आपको, ये अगर सेल है कोई, ठीक है, ये बाहर वाला, और उसके बाद एक एक करके जैसे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जैसे एपिडर्मिस हो गया, इसके बाद ये अंदर आ जाएगा कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस आ जाएगी और फिर पेरिसाइकिल आ जाएगा, ऐसे था ना। तो ये सेल वॉल, ठीक है, और ये बीच में जगह इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो ये जो एक इस रास्ते से जा रहा था और एक इस रास्ते से जा रहा था, ये जो बीच बीच से होके गुजर रहा था इसे सिम्प्लास्ट बोल रहे थे। जो बीच बीच से गुजर रहा था, ऐसे ऐसे गुजर रहा था, ये सिम्प्लास्ट है। बोलो ना, याद आ रहा आपको? ये जो बीच बीच से गुजर रहा है, या मैं इसको दूसरे कलर से दिखा दूं, देखिएगा, ये रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं। ये जो गुजर रहा है बीच बीच से, ये सिम्प्लास्ट, ये जो रेड कलर से दिख रहा है आपको, ये सिम्प्लास्ट, और जो ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं आपको, ये एपोप्लास्ट। तो देखिए एपोप्लास्ट बाहर बाहर से गुजर रहा है ना, बाहर बाहर से, और सेल वॉल के थ्रू गुजर रहा है। और सेल वॉल आप जान रहे हो ना, नॉन लिविंग होती है, कोई हर्डल नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं। तो आपको पता है एपोप्लास्ट के थ्रू ज्यादा फास्ट वाटर मूव करता है, ज्यादा अमाउंट एपोप्लास्ट के थ्रू मूव करता है। ये अलग बात है कि वो अल्टीमेट मूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एपोप्लास्ट के थ्रू आउटर सरफेस से पानी गुजरता है, बाहर बाहर से पानी गुजरता है, ऐसे देखो ऊपर ऊपर से गुजर रहा है, आउटर सरफेस से गुजर रहा है, और फास्ट मूवमेंट होता है। तो इसी पानी के साथ साथ मिनरल आयन का कंसंट्रेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल आयन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो मिनरल आयन का एब्जॉर्प्शन भी 2 मेथड से होगा, एपोप्लास्ट से और सिम्प्लास्ट से। बताओ जरा किस किस मेथड से? एपोप्लास्ट से और सिम्प्लास्ट से, 2 मेथड से होगा। तो जरा देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयन अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयन एक्टिव होगा कि पैसिव। ठीक, अगर कोई सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछता है कि एक्टिव होगा तो पैसिव, तो आप बोलिएगा बोथ, एक्टिव एंड पैसिव। क्वेश्चन में डिस्कस करता चल रहा हूं, साथ साथ समझिएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयन क्वेश्चन आया कि क्या होगा, एक्टिव और पैसिव, क्या होगा, तो आप बोलिएगा बोथ, एक्टिव भी होगा और पैसिव भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक पे टिक करना हो तो आंसर करेंगे एक्टिव। अगर किसी एक पे टिक करना हो तो क्या करेंगे, एक्टिव। और रीजन आपको पता है, रीजन आपको वहीं पीछे वाले चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हम पढ़ के आए हैं। रीजन ये होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो चार्ज आयन को रिसीव नहीं करने देती, चार्ज आयन को पार नहीं करने देती, लेती नहीं है चार्ज आयन को अंदर। ठीक है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो चार्ज आयन को अंदर नहीं आने देती। और दूसरा ये कि रूट के अंदर बोलो ना, रूट के अंदर अमाउंट ज्यादा होता है, सॉइल के अंदर अमाउंट मिनरल का कम होता है। सॉइल के अंदर अमाउंट मिनरल का कम होता है, रूट के अंदर ज्यादा होता है। तो कम से ज्यादा की तरफ मूव करके आता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेजर हो जाता है। मैंने रीजन भी बता दिया। अब यहां से 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। पहला ये कि कैसा होगा एब्जॉर्प्शन, तो आपने बोला एक्टिव और पैसिव दोनों। हमने बोला कोई एक आंसर बताओ, आपने बोला कि सर सुन लो कान खोल के, एक्टिव होगा। अगर एक की बात करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। फिर मैंने पूछा कि रीजन क्या है एक्टिव होने का, आपने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन चार्ज आयन को पार नहीं करने देती, और मिनरल आयन तो चार्ज के फॉर्म में होते हैं, आपको पता होगा।
ठीक है। और दूसरा कि रूट में अमाउंट इनका ज्यादा होता है मिनरल आयन का, सॉइल में कम होता है, तो कम से ज्यादा की तरफ मूव करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अब आओ एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट वाला ले लेते हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया एपोप्लास्ट। अब आप मुझे आगे की बात बताओगे। एपोप्लास्ट बाहर बाहर से मूव कर रहा था पानी या अंदर अंदर से? क्या बोला आपने? बाहर बाहर से। गजब की बात यार। एपोप्लास्ट आउटर सरफेस, ठीक है। अच्छा, बाहर बाहर से पानी मूव करेगा तो कोई रोकने वाला नहीं, मतलब फास्टर मूवमेंट, तो फास्ट होगा और पैसिव होगा, ठीक है ना। और अगर सिम्प्लास्ट की मैं बात करूं, सिम्प्लास्ट, तो ये अंदर अंदर से, सेल के अंदर अंदर से जा रहा था, तो ये इनर सरफेस से हो जाएगा, इनर सरफेस। ये फास्ट और ये स्लो, ये एक्टिव हो जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि पूरी प्रबल संभावना है। एपोप्लास्ट आउटर सरफेस फास्ट पैसिव, सिम्प्लास्ट इनर सरफेस स्लो एक्टिव। बस ये 2 लाइन अगर आपने पढ़ लिया तो पूरा 8 लाइन का वो पैरा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, पूरा पैरा छोड़ दो आप, बस ये 2 लाइन आप याद कर लो। एपोप्लास्ट आउटर सरफेस से होगा, फास्ट होगा, पैसिव होगा। सिम्प्लास्ट इनर सरफेस स्लो होगा, एक्टिव होगा। याद रहेगा ना? ठीक है, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। ठीक, एब्जॉर्प्शन के बाद अब सारी चीजें छोड़ते हैं और हम आ जाते हैं, ठीक, ये मैं मिटा रहा हूं। आ जाइए नाइट्रोजन साइकिल की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन के साथ कुछ बातें यार। नाइट्रोजन आपको पता है अमाउंट में बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अरे यार, एमिनो एसिड भी बॉडी में वही बनाएगा, प्रोटीन भी वही बनाएगा, विटामिन वही बना रहा है, हार्मोन वही बना रहा है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का पार्ट वही बना रहा है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड सब तो वही काम कर रहा है। तो मैंने बताया था ना नाइट्रोजन ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए, तो नाइट्रोजन चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अब देखो नाइट्रोजन चाहिए ज़्यादा, चाहिए ज्यादा, और नाइट्रोजन इस फॉर्म में होता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, मतलब ये नाइट्रोजन अवेलेबल होता है नहीं, ठीक है ना। नाइट्रोजन इनर्ट होता है ना, इस वजह से प्लांट इसको यूज नहीं कर पाता। तो ये, हालांकि आप बोलेंगे कि सर एटमॉस्फेयर में तो 78% है ये, लेकिन इनर्ट होता है ना, यूज नहीं हो पाता, तो इसका फॉर्म चेंज करना है। और एक बात और, नाइट्रोजन जो सॉइल में प्रेजेंट होता है तो प्लांट को कंपटीशन करना पड़ जाता है माइक्रोब्स के साथ, ठीक। ये रीजन समझिएगा। नाइट्रोजन की जरूरत सबसे ज्यादा क्यों पड़ती है, नाइट्रोजन क्यों लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, ठीक। दिमाग में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई नाइट्रोजन कंसीडर्ड एज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट्स, तो दिमाग में रखिएगा 2 रीजन। एक तो नाइट्रोजन इसलिए लिमिटिंग फैक्टर है कि नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, तो पहले उसी की सबसे ज्यादा जरूरत, तो ज्यादा अमाउंट में चाहिए। और दूसरा ये कि सॉइल में बड़ा कम होता है और माइक्रोब्स के साथ फाइट होने लगता है प्लांट्स का, मतलब जितने भी हैं ऑर्गेनिज्म है उनको भी चाहिए और प्लांट को भी चाहिए, जैसे प्रोकैरियोट्स है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया सबको चाहिए, तो सब उस चक्कर में पड़ जाते हैं, हमको मिल जाए हमको मिल जाए। तो प्लांट को इस वजह से नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है और नाइट्रोजन उसके साथ कंपटीशन करना पड़ जाता है, तो नाइट्रोजन इसलिए लिमिटिंग है। तो आपको रीजन बता दिया कि नाइट्रोजन क्यों लिमिटिंग हो जाता है। नाइट्रोजन साइकिल में देखें, अब देखिएगा हम नाइट्रोजन साइकिल आपको बताने जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर जाऊंगा, ठीक ना, समझिएगा जरा बात। नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए 3 रिजर्वायर हम पढ़ेंगे, 3 रिजर्वायर पढ़ेंगे। रिजर्वायर का मतलब जहां नाइट्रोजन ग्रेटेस्ट अमाउंट में पाया जाता है। एक एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर, दूसरा सॉइल और तीसरा डिकेइंग बायोमास, डिकेइंग बायोमास। एटमॉस्फेयर, सॉइल और डिकेइंग बायोमास, ये नाइट्रोजन का क्या है, पूल है,
या रिजर्वायर, ये रिजर्वायर है, मतलब यहां पे सबसे ज्यादा पाया जाएगा। अब आइए इन तीनों को एक साथ कनेक्ट करते हैं। देखिएगा, ये है एटमॉस्फियर। अब यहां एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमने ले लिया, ठीक है। नीचे हमने ले लिया सॉइल, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज करेंगे हम, क्योंकि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज करेंगे प्लांट्स अपने फायदे के लिए। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से एक पहला रास्ता ये आया, और इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रोकैरियोट बैक्टीरिया की मदद से होगा। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसकी मदद से होगा? प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया की मदद से। अच्छा, अब यहां से एक चीज और कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला किसे जाएगा? नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना, ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद रहेगा, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना बायोलॉजिकल सॉरी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से होगा, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर, मतलब N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर किसी लिविंग की वजह से होता है तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाएगा। दिमाग में रहेगी बात। दूसरा, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल का मतलब, जैसे इंडस्ट्री बहुत सारी है, वहां पे नाइट्रोजन बर्न हुआ, जला, ठीक है, और वहां से अमोनिया निकला। तो देखो यहां से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, ये यहां से इंडस्ट्रियल वाला, यहां अमोनिया बन गया, ठीक है। तो दो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन का मेथड देख लिया, एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक ये हो गया इंडस्ट्रियल। तीसरा देखिएगा, इलेक्ट्रिकल। तीसरा इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन थोड़ा सा आपको पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन थोड़ा सा आपको पढ़ना है, वो मैं आपको बता जा रहा हूं। देखिएगा, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा, थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर जा रहा हूं तो थोड़ा गौर से सुनते रहिएगा। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा? जैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन आपने बोला कि सर वो इनर्ट है, ठीक है ना, वो काम नहीं करेगी, वो बिल्कुल इनर्ट के फॉर्म में पड़ी रहेगी। तो इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो N2 प्लस O2, और ये दोनों, यहां बिजली चमकेगी, बिजली चमकेगी, मतलब लाइटनिंग, बिजली चमकेगी, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलने पे ये एक्साइट हो जाते हैं और चेंज हो जाएंगे NO में, NO2 में और N2O में। फिर देखिएगा, N2O2 ये बिजली चमकेगी और किस में चेंज हो जाएंगे? NO, NO2 और N2O में, ठीक है ना। अब ये इसमें चेंज हो गए, और उसके बाद ये NO, NO2 और N2O, अब जब मान लो बिजली चमकी, बिजली कब चमकेगी? जब बादल बहुत ज्यादा आ जाएंगे, बादल आ जाएंगे तो बारिश भी होगी। बोलो ना, बारिश हुई, बिल्कुल झमाझम बारिश। देखो ना, यहाँ पे बारिश आ गई, तो NO, NO2 और N2O प्लस H2O, ये बारिश वाला पानी है, बारिश हो गया, बारिश हुआ, तो ये H2O, NO, NO2 ये दोनों मिल गए और आ गया HNO3, HNO3, ठीक है ना। अब ये HNO3 जब सॉइल में आया, कहां आया? सॉइल में। तो सॉइल में आप जानते हैं ना कैल्शियम होता है, तो सॉइल में आएगा और ये बना लेगा कैल्शियम के साथ मिलके कैल्शियम प्लस HNO3, और ये बना लेगा कैल्शियम नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और इस फॉर्म में प्लांट यूज करेगा, प्लांट यूज। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पूरा दिमाग में रहेगा आपके। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में फिर से बता जा रहा हूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, अपने आप से कोई रिएक्शन नहीं करने वाले, ठीक है ना, दोनों इनएक्टिव।
बिजली चमकेगी, बिजली से निकलेगी जो एनर्जी वो इन दोनों को मिलेगी और फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके NO N2O बनाएंगे। अब बिजली चमकी है तो बारिश भी होगी, जाहिर सी बात है, बारिश हुई H2O और इनके साथ रिएक्ट करके HNO3 बना। ये HNO3 ऊपर से बारिश के साथ नीचे आ गया सॉइल में और कैल्शियम HNO3 मिलकर कैल्शियम नाइट्रेट और प्लांट इसको यूज कर लेगा। दिमाग में रहेगी ना इतनी सी बात। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखिएगा यहाँ नाइट्रेट बन गया सीधा सीधा, तो ये इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा। अब NH3 चेंज हो जाएगा NO2 में और NO2 चेंज हो गया NO3 में। ठीक है, अब देखिएगा सारा प्रोसेस मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ये आपने नोट कर लिया ये सारी चीजें। अब देखिएगा यहां तक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है तो आप बोलिएगा नाइट्रोजन का अमोनिया में चेंज हो जाना नाइट्रोजन फिक्सेशन है। 3 मेथड मैंने बता दिया। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अगर किसी प्रोकैरियोट या लिविंग ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया की मदद से हो रहा है नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन, तो बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर इंडस्ट्रियल हो रहा है, मतलब नाइट्रोजन बर्न होके अमोनिया बना रहा है, तो इंडस्ट्रियल। और इलेक्ट्रिकल वाला मैंने अभी पूरा का पूरा डिटेल बताया है। अब देखो ये नाइट्रेट यहां से कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भी चला जाता है। बात समझ में आ गया? ये नाइट्रेट यहां से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन में। तो यहाँ पे ये रिड्यूस होकर चला गया, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, बातें समझ में आ गई ना? ये नाइट्रिफिकेशन और ये करेगा स्यूडोमोनास। ठीक है, रहेगा दिमाग में स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो ये मैंने बता दिया डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये मेथड, ये तीनों 1, 2 और 3 इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गए। और नाइट्रेट वापस एटमॉस्फेयर में चला गया रिड्यूस होके डीनाइट्रिफिकेशन से स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस की मदद से। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रेट को एटमॉस्फेयर में चेंज कर दिए, ये हो गया। तो अमोनिया पहले नाइट्राइट में चेंज होगा, फिर नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा। अब देखो प्लांट नाइट्रेट के फॉर्म में ही यूज कर लेगा। तो ये देखो प्लांट यूज कर लेगा, प्लांट यूज करेगा नाइट्रेट के फॉर्म में। और फिर प्लांट से ये किसको मिल जाएगा, एनिमल को। प्लांट से एनिमल को मिल जाएगा। अब प्लांट ने खाया नाइट्रेट को, एनिमल ने प्लांट को खाया, दोनों की बॉडी में नाइट्रेट पहुंच गया। एक बात बताओ, अगर तुम आए हो तो कभी जाओगे भी, मरोगे ना? तो देखो जरा, प्लांट भी मर गया और एनिमल भी मर गया। और जब मरेंगे, डिकेइंग बायोमास, डिकेइंग बायोमास, इनकी बॉडी सड़ने लगी। ठीक है, डिकेइंग बायोमास, इनकी बॉडी सड़ने लगी और सड़ के ये जो है डिकेइंग बायोमास, ये अमोनिया बना लिए। और इस प्रोसेस को बोला जाता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन। और ये अमोनिफिकेशन 2 बैक्टीरिया की मदद से होता है, बैसिलस रैमोसस, बैसिलस रैमोसस और बैसिलस माइक्वाइड्स। ठीक है, बैसिलस रैमोसस और बैसिलस माइक्वाइड्स। फिर से मैं एक बार पूरा प्रोसेस बता जा रहा हूँ। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया बनाएंगे, ठीक है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाएगा। अगर लिविंग प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया के मदद से हो रहा है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल तो अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इलेक्ट्रिकल वाला मैंने आपको बताया था कि N2 और O2, बिजली चमकेगी तो NO N2O बनाएंगे, बारिश आ जाएगी तो बारिश से HNO3 बन जाएगा, HNO3 सॉइल में आ जाएंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये नाइट्रेट के फॉर्म में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो गई। ये नाइट्रेट N2 में रिड्यूस हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन इसको बोलते हैं। तो सारा प्रोसेस याद रखिएगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन किसे बोलते हैं और अमोनिफिकेशन किसे बोलते हैं, सारा कुछ याद रखिएगा। डीनाइट्रिफिकेशन मैंने बोल दिया, नाइट्रेट किसमें चेंज हो गया, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आ जाओ, मैंने बता दिया कि नाइट्रेट को प्लांट ने यूज किया, प्लांट को एनिमल ने खाया, दोनों की बॉडी में नाइट्रेट, दोनों मर गए, डिकेइंग बायोमास, ये अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन होता है बैसिलस रैमोसस से बैसिलस माइक्वाइडिस से।
इतनी बात दिमाग में रहेगी आपके? बोलो। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब ये वाला प्रोसेस हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलिए। अब देखिए, ये अमोनिया पहले कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कैसे बैलेंस होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और उसके बाद कन्वर्जन होगा इसका, वो सारी बातें बहुत डिटेल में हमको नहीं जाना है, बस इतना याद रखिएगा कि अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा सबसे पहले नाइट्राइट में, ठीक है, और ये नाइट्राइट फिर कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में, ठीक। तो ये अमोनिया पहले नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, और यहाँ पे एक काम करेगा नाइट्रोबैक्टर, ठीक है ना। तो अमोनिया पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा और नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। बातें समझ में आ गई? और ये दोनों स्टेप, ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों को एक साथ मिला के बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। तो देखिए आपको कितने सारे प्रोसेस मैंने बता दिए। पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन बताया, नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन, फिर नाइट्रेट का N2 में कन्वर्जन, मैंने क्या बताया था, डीनाइट्रिफिकेशन। फिर मैंने बताया डिकेइंग बायोमास से अमोनिया बनाना, अमोनिफिकेशन। फिर मैंने बता दिया नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है, अमोनिया का नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्जन, नाइट्रिफिकेशन हो गया। तो डीनाइट्रिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन, फिर उसके बाद अमोनिफिकेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन। इतनी सारी बात आपके दिमाग में रहेगी, बोलो। तो चलिए ये सारी बातें आपको मैंने बता दी नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ठीक। अब देखिए एक और एनसीईआरटी में ही वो लाइन है, वो मैं आपको बता जाऊं। ये जो नाइट्रेट बना हुआ है, ये जो नाइट्रेट बना हुआ है, समझिएगा जरा बात। ये नाइट्रेट प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं करता है। ये नाइट्रेट को प्लांट क्या करेगा, ये नाइट्रेट को प्लांट क्या करेगा, नाइट्राइट में वापस से कन्वर्ट करता है। ये नाइट्रेट को वापस से नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा और नाइट्राइट से वापस अमोनिया बनेगा। आपने बोला कि सर हो तो गया था, अमोनिया पहले ही बन गया था, तो वापस से ये क्यों कराना? हाँ, वापस से होता है ये चीजें, ठीक है ना, क्योंकि ये अमोनिया जो बना है, ये अमोनिया जो बना है, ठीक है, दोनों की जगह अलग अलग होती है। समझ में आ रही है ना बात? दोनों की जगह अलग अलग होती है। हमें नाइट्रोजन हम ले ही क्यों रहे हैं, अमीनो एसिड बनाना है ना, हमें प्रोटीन बनाना है, तो वो सारी चीजों के लिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा, नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज। ये होता है प्लास्टिड में और ये होता है साइटोप्लाज्म में। फिर से मैं बोल जा रहा हूं, हालांकि आपको क्लियर विजिबिलिटी नहीं होगी, तो इस वजह से ध्यान से सुन लीजिएगा। जो आपने नाइट्राइट बनाया, वो नाइट्राइट वापस से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और अमोनिया में कन्वर्ट दो स्टेप में होगा, वैसे ही जैसे बना था। अमोनिया पहले नाइट्राइट बना था और फिर नाइट्रेट बना था, तो वैसे ही नाइट्रेट पहले नाइट्राइट बनेगा और फिर अमोनिया बनेगा। तो नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा नाइट्रेट रिडक्टेज से, और नाइट्राइट अमोनिया में कन्वर्ट होगा नाइट्राइट रिडक्टेज। नाइट्राइट रिडक्टेज प्लास्टिड में पाया जाता है और ये साइटोप्लाज्म, मतलब ये आ जाएगा लीफ में, ठीक है, लीफ में अमोनिया बन जाता है। याद रखिएगा, जो ये नाइट्रेट आपने लिया था नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जिसको प्लांट ने यूज किया, इसको प्लांट यूज करेगा, प्लांट यूज, और फिर लीफ में ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, यही नाइट्रेट अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इसी अमोनिया से क्या बन जाएगा, इसी अमोनिया से बन जाएगा अमीनो एसिड। वो बाद में हम बनाएंगे। दिमाग में रहेगी ना इतनी सारी बात? बोलो यार, ये सब रहेगा। अब आ जाइए हम
इतने सारे जो मेथड पढ़े, जैसे हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा, इंडस्ट्रियल पढ़ा, इलेक्ट्रिकल पढ़ा, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, इतने सारे प्रोसेस पढ़ लिए। और हमने नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस और स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस, ये सब पढ़ लिया। फिर हमने बैसिलस माइकोइडिस पढ़ा, बैसिलस राइमोसस पढ़ लिया। इतने सारे आपको मैंने बैक्टीरिया पढ़ा दिया। अब आ जाओ, हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन का अगला प्रोसेस, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में बता दूं, ये N2 से अमोनिया कन्वर्ट होगा, और अगर किसी लिविंग की मदद से हो रहा है तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब प्रोकैरियोट की मदद से, मतलब बैक्टीरिया की मदद से, ठीक है ना। N2 से अमोनिया प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया की मदद से। अब आपने बोला कि सर क्या सारे बैक्टीरिया, क्या सारे प्रोकैरियोट नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं? ना ना, बिल्कुल नहीं, सारे नहीं करते। केवल वही करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन जिनके पास निफ जीन होगा, जिनके पास निफ जीन होगा, ठीक है। निफ जीन होगा वही करेंगे। ये निफ जीन है क्या? निफ नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर, नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर। और यही जीन है, आपको पता है ना, जीन डीएनए का पार्ट है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो यही निफ जीन प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन मतलब एंजाइम नाइट्रोजिनेज। देखिए आज आपको एक नई चीज पता चल गई यहां से कि सारे के सारे प्रोकैरियोट या सारे के सारे बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों नहीं करते हैं? इस वजह से नहीं करते क्योंकि सबके पास निफ जीन नहीं होता। निफ जीन मतलब नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर जीन, और ये जीन का मतलब डीएनए आ रहे हैं, तो ये प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन ही तो एंजाइम बनाते हैं, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम, मतलब जिसके पास नाइट्रोजिनेज होगा, जिसके पास निफ जीन होगा, वही करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिमाग में रहेगा ना? बोलो। तो आओ जरा देख लिया जाए कि कौन कौन से होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखो, देखा जाए अगर N2 फिक्सर की बात, N2 फिक्सर कौन कौन से होते हैं जो नाइट्रोजन के फिक्सर होते हैं? कौन कौन से होते हैं जो नाइट्रोजन के का फिक्सेशन करते हैं? तो देखो, इसको हम दो पार्ट में बांट लेंगे, एक बीजीए आ जाएगा और दूसरा बैक्टीरिया आ जाएगा। एक बीजीए और दूसरा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है या साइनोबैक्टीरिया इसे बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। बोलो यार, आज मैं बहुत नई नई चीजें आपको बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, लेकिन ठीक है यार, होने दो जल्दी जल्दी, मजा आ जाएगा। बीजीए या साइनोबैक्टीरिया और उधर बैक्टीरिया। अगर बीजीए या साइनोबैक्टीरिया की मैं बात करूं तो यहाँ पे आएगा नास्टॉक, यहाँ आएगा एनाबेना, जो नाइट्रोजन फिक्सर है, एनाबेना। यहाँ आएगा ऑसिलेटोरिया, ठीक है। नास्टॉक साइकस के साथ, एनाबेना साइकस के साथ, और अजोला के साथ, और ऑसिलेटोरिया। तो नास्टॉक, एनाबेना और ऑसिलेटोरिया, ये तीन हो गए, ठीक है ना। अच्छा, आपने पढ़ा होगा साइनोबैक्टीरिया जब आप पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, शुरुआत में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। हाँ, जब आपने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा होगा तो वहां पे पढ़ा होगा हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग में मदद करता है। आज आपको गजब की बात बताने जा रहा हूँ कि कैसे मदद करता है हेट्रोसिस्ट। देखो यार, नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन करेगा? अभी अभी मैंने बताया, जिसके पास नाइट्रोजिनेज होगा, मतलब निफ जीन जिसके पास होगा वही करेगा, जिसके पास नाइट्रोजिनेज होगा। आपको पता है ना, मतलब इनके पास नाइट्रोजिनेज होगा। नाइट्रोजिनेज के बारे में एक खास बात, नाइट्रोजिनेज वहां काम करता है जहां ऑक्सीजन नहीं होता है। समझ में आया ना? नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। तो हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट ये क्या करता है? ये नाइट्रोजिनेज को ऑक्सीजन से बचाता है,
ऑक्सीजन से बचाता है, क्योंकि नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। अगर नाइट्रोजिनेज को ऑक्सीजन मिल जाएगा तो नाइट्रोजिनेज काम नहीं करेगा, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। तो हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजिनेज को O2 से बचाता है। कैसे? हेट्रोसिस्ट में केवल पीएस फर्स्ट होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे या पढ़े भी होंगे। फोटोसिस्टम फर्स्ट में आप जानते हैं ना, नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती। तो अगर नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यहाँ वाटर की स्प्लिटिंग नहीं हो रही है तो ऑक्सीजन भी नहीं निकलेगा, O2 नहीं निकलेगा। तो O2 नहीं निकलता है तो नाइट्रोजनेज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। दिमाग में रहेगी बात ना। बीजीए में साइनोबैक्टीरिया, नास्टाक और एनाबिना आ गए, ऑसिलेटोरिया आ गया। नास्टाक, एनाबिना और ऑसिलेटोरिया। नास्टाक साइकस के साथ, एनाबिना साइकस अजोला के साथ, ऑसिलेटोरिया ये हो गया। अब जानते हैं पैडी फील्ड में ये भी पाया जाता है ऑसिलेटोरिया। पैडी फील्ड मतलब राइस के उसके। अब इनके साथ हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजिनेज को O2 से बचाता है, क्योंकि अगर O2 नाइट्रोजिनेज के पास चला गया तो नाइट्रोजिनेज की एक्टिविटी को खत्म कर देगा। तो ये हेट्रोसिस्ट में केवल पीएस फर्स्ट होता है, ओनली पीएस फर्स्ट। तो पीएस फर्स्ट होगा, नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, O2 रिलीज नहीं होगा। तो O2 रिलीज नहीं होगा तो ये सारी बात है, दिमाग में रहेंगी ना बात। ठीक, अब आ जाओ बैक्टीरिया की बात हम कर लेते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ, ये याद रहना चाहिए। ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया आपको कि नाइट्रोजनेज को O2 से बचाता है, पीएस फर्स्ट, नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ बैक्टीरिया की बात। एनसीईआरटी की ही बातें मैं बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत बातें बाहर की। ठीक है ना। अब आ जाओ मैं बात करूं बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया की मैं बात करूं, यहां मैं लिख ले रहा हूं बीच बीच में बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में देखिए, बैक्टीरिया में बात करूं तो दो तरीके के होंगे, एक फ्री लिविंग और एक सिम्बायोटिक। तो फ्री लिविंग में जैसे कि एजोटोबैक्टर हो गया, एजोटोबैक्टर के बाद बिजरिंकिया, क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस और एक रोडोस्पाइरिलम। कौन कौन सा? एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर के बाद दूसरा बताइए। एजोटोबैक्टर के बाद दूसरा हो जाएगा आपका बिजरिंकिया, बिजरिंकिया के बाद क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, एजोटोबैक्टर, बिजरिंकिया, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम और रोडोस्पाइरिलम। ठीक है, ये एरोबिक, ये यार एक आपको बात बताना चाह रहा हूं, ये बैसिलस को मैंने एरोबिक में लिख दिया है, बैसिलस को मैंने एरोबिक में लिखा जरूर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बैसिलस को मैंने एरोबिक में ध्यान लिखा है, लेकिन कहीं पे छोटा सा नोट पॉइंट, हालांकि आएगा तो एरोबिक ही आप लगाइएगा, लेकिन फिर भी मान लो एग्जामिनर थोड़ा सा नालायक टाइप का निकल गया तो उसने फैकल्टेटिव एनारोब दे दिया है, तो फैकल्टेटिव एनारोबिक भी लगा दीजिएगा, कोई बात नहीं है, फैकल्टेटिव एनारोबिक भी होता है। तो एजोटोबैक्टर, बिजरिंकिया, बैसिलस एरोबिक और ये दोनों एनारोबिक, क्लोस्ट्रीडियम और रोडोस्पाइरिलम। ठीक है ना, ये सारी बातें हो गई। उसके बाद बैक्टीरिया में ही पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया में दूसरा फ्रैंकिया, फ्रैंकिया एलनस की रूट में और राइजोबियम, राइजोबियम ये आ गया किसके साथ? लेग्यूमिनस के साथ, लेग्यूमिनस प्लांट में। तो देखिए बैक्टीरिया में ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाता है और याद करने में प्रॉब्लम भी होती होगी, तो इसलिए एक साथ मैंने लिख दिया। एजोटोबैक्टर, बिजरिंकिया, बैसिलस एरोबिक हो जाएंगे, क्लोस्ट्रीडियम और रोडोस्पाइरिलम एनारोबिक हो जाएंगे, फ्रैंकिया एलनस के साथ और राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट के साथ। दिमाग में रहेंगी इतनी सारी बात। और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि बीजीए वाला हेट्रोसिस्ट वाला सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, अब चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब होता क्या है इसमें देखिएगा,
फ्री लिविंग है उनकी बात ही नहीं करते हैं। हम बात कर लेंगे वो जो नोड्यूल बनाते हैं, हमारी एनसीईआरटी में जिन पे फोकस किया हुआ है नोड्यूल फॉर्मेशन में, ठीक है ना। तो नोड्यूल फॉर्मेशन अब हम देखेंगे सारा कि कैसे हो जाता है और क्या हो जाता है, इन सब में सारी चीज़ें थोड़ा सा समझने वाली बात है, बहुत ज़्यादा इस पर वो नहीं करना है, पीएचडी नहीं करनी है, लेकिन आपको चीज़ें सारी समझ में आ जाए, बस इतनी सी बात। तो देखो नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन आपको पता है राइजोबियम करेगा, बोलो नोड्यूल फॉर्मेशन राइजोबियम करेगा। तो जो राइजोबियम होता है देखिएगा, नोड्यूल फॉर्मेशन राइजोबियम, राइजोबियम प्लस लेग्यूमिनस प्लांट का रूट, लेग्यूमिनस प्लांट रूट, ये मिलके बनाते हैं राइजोबिया और लेग्यूमिनस प्लांट रूट, ये दोनों मिलके बनाते हैं नोड्यूल, ठीक है। अब आओ जरा देखा जाए कि कैसे ये राइजोबिया निकालता है रिकेट्सिन, क्या निकालेगा, रिकेट्सिन, ठीक है ना। ये राइजोबिया रिकेट्सिन निकालेगा और लेग्यूमिनस प्लांट का जो रूट है वो निकालेगा फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है। तो राइजोबिया रिकेट्सिन निकालेगा और लेग्यूमिनस प्लांट रूट फ्लेवोनॉइड्स निकालेगा, ठीक है। ये रिकेट्सिन निकाल के और प्लांट को पहचानेगा, प्लांट को पहचानेगा इसी से, और फ्लेवोनॉइड्स निकाल के ये बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ कि आओ आओ और मुझ में नाइट्रोजन फिक्सेशन करो। समझ में आ रही है ना बात। ये लेग्यूमिनस प्लांट रूट फ्लेवोनॉइड्स निकालता है, बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करेगा, बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करेगा। तो ये रिकेट्सिन निकालता है और रिकेट्सिन निकालने से ही प्लांट को पहचानेगा, ये निकालेगा। अगर ये रिकेट्सिन प्लांट के साथ अटैच हो रहा है, जिस भी प्लांट के रूट के साथ अटैच हो रहा है, ये तुरंत जान जाएगा कि यही मेरा लेग्यूमिनस है, और लेग्यूमिनस के पास जाएगा तो फ्लेवोनॉइड्स निकलेगा। तो ये फ्लेवोनॉइड्स और रिकेट्सिन में इंटरेक्शन होता है, अगर इंटरेक्शन हुआ तो ये दोनों पहचान जाएंगे कि ये लेग्यूमिनस जान जाता है कि मेरा बैक्टीरिया आ गया, और बैक्टीरिया जान जाता है कि मेरा लेग्यूमिनस है, दोनों आके जुड़ जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो नोड्यूल में देखिएगा ये हो गया। तो मतलब अगर आपसे बेसिकली पूछा जाता है कि नोड्यूल फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस है, तो बोलिएगा कीमोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक मतलब केमिकल की वजह से हो रहा है। तो देखो रिकेट्सिन और फ्लेवोनॉइड्स ये केमिकल की वजह से हो रहा है, तो कीमोटैक्टिक हो गया। तो राइजोबिया क्या निकालेगा, रिकेट्सिन, और लेग्यूमिनस प्लांट रूट क्या निकालेगा, फ्लेवोनॉइड्स। अब आओ जरा हम देख लें सारा का सारा नोड्यूल फॉर्मेशन का प्रोसेस। अब देखिएगा होगा क्या इसमें, होगा यूं, और देखिए घबराने की बात नहीं है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर थोड़ा और जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी में पता है चीज़ें कुछ इधर उधर हो जाएंगी, हमें पूरा अच्छे से रिवाइज करना है ना। आपको क्या करना है, आप क्यों ही किताब उठाओगे, आप मत पढ़ो ना, आप मत पढ़ो, मैं सारी बातें कर रहा हूँ, आप भरोसा करें मुझ पर, आपका एक पॉइंट सिंगल नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो आपको नहीं ज़रूरत है पढ़ने की, अगर आपका थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा भी लग जाता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा पूरा तैयार कर तो रहे हो, आपका एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं छूटेगा। तो ये नहीं कि फिर से हमको पढ़ना है सर, तो थोड़ा टाइम क्यों पढ़ना है, ये चैप्टर जो एक बार आप पढ़ ले रहे हो उसको छोड़ दो, आप हटाओ यहाँ से, ठीक है ना। अब आ जाओ, हमने बता दिया। अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात होगा यूं, समझिएगा जरा बात, ये है रूट, ठीक है ना, और ये पूरा मिट्टी में फंसा हुआ है, और इसी के अंदर सॉइल में कौन है, बोलो ना, ये सॉइल में है राइजोबियम, चारों ओर फैले हुए हैं। तो राइजोबियम क्या निकालेगा, रिकेट्सिन, और ये रूट क्या निकालेगा, फ्लेवोनॉइड्स। तो फ्लेवोनॉइड्स ये निकाल रहा है, और ये इसके जो चारों तरफ राइजोबियम है, वो राइजोबियम क्या निकाल रहे हैं, रिकेट्सिन। तो रिकेट्सिन और फ्लेवोनॉइड्स में इंटरेक्शन होगा, बैक्टीरिया तुरंत भाग के इसके पास आएगा कि अरे मेरा 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 लेग्यूमिनस, आ जाओ, चिपक जाते हैं एक दूसरे से। समझ में आ रही है ना बात। तो ये भाग के आएगा बैक्टीरिया इसके पास। अब देखो बैक्टीरिया जब आके इसके साथ चिपकेगा, बैक्टीरिया जब इसके साथ आया तो पॉलीसेकेराइड, जिधर बैक्टीरिया का अमाउंट ज्यादा होगा,
जिधर बैक्टीरिया का अमाउंट ज़्यादा होगा तो वो बैक्टीरिया अपनी बॉडी से एक पॉलीसेकेराइड निकालता है। क्या निकालेगा? पॉलीसेकेराइड। तो जिधर बैक्टीरिया ज़्यादा होगा, अगर इधर बैक्टीरिया ज़्यादा हुआ तो ये रूट इधर मुड़ जाएगी, नीचे मुड़ जाएगी, और अगर नीचे ज़्यादा हुआ तो ये रूट ऊपर मुड़ जाएगी। ऐसे कर्लिंग ऑफ रूट हो जाएगा, रूट मुड़ जाता है, हुक फॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटी बोल रही है, कर्लिंग हो जाएगा। तो ऐसे मान लो ऐसे है रूट, तो जब यहाँ पे मान लो ऊपर बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए, तो अगर ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए बैक्टीरिया तो ये रूट नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। बात समझ रहे ना? और जब रूट नीचे की तरफ मुड़े तो ये ऊपर स्ट्रेच आ जाएगा ना, जैसे आप उंगली को मोड़ रहे हो तो यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है, तो स्ट्रेच आएगा तो ये ऊपर की लेयर फट जाएगी, ठीक है ना? रूट की ऊपर की लेयर फट जाती है और यहीं से बैक्टीरिया अंदर घुस जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ होता क्या है। होता ये है कि जैसे ये रूट हेयर है, रूट हेयर, और इस ये मिट्टी में धंसा हुआ है और मिट्टी में पूरा का पूरा राइजोबियम भी है, बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया जब इसके पास से फ्लेवोनॉइड्स निकला तो बैक्टीरिया रिकेट्सिन निकालेगा, और रिकेट्सिन और फ्लेवोनॉइड्स मिलेंगे तो बैक्टीरिया जान जाएगा कि यही है मेरा रूट, और रूट भी इसको पहचान लेगा कि मेरा बैक्टीरिया आ गया। तो जहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा होगा, अगर ऊपर रहेगा तो ये रूट नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि जो बैक्टीरिया रहता है वो पॉलीसेकेराइड रिलीज करता है, तो वो पॉलीसेकेराइड इसको नीचे की तरफ मोड़ देगा, ठीक है ना? अब देखो जो ही ये रूट नीचे की तरफ मुड़ेगी ऊपर स्ट्रेच होगा, तनाव होगा, और ये फट जाएगी। फट जाएगी तो यहीं से बैक्टीरिया घुस जाएगा। अब बैक्टीरिया घुसेगा और धीरे धीरे एकदम बिल्कुल लाइन से, जैसे ये रूट हेयर है, जैसे मान लो कि ये कोई रूट हेयर है, ये ऊपर ये पहले ऐसे घूमेगा, ये ऐसे कर्लिंग हो जाएगी, मान लो ऐसे कर्ल हो गया, ठीक है ना? कर्ल हो गया तो यहाँ पे स्ट्रेच, अब मान लो यहाँ से मुड़ा है, जैसे जहाँ से मुड़ेगा वहाँ प्रेशर पड़ेगा, यहाँ प्रेशर पड़ा तो यहाँ से फट गया, यहाँ से फट गया तो ये देखो ये बैक्टीरिया अंदर जा रहा है, यहाँ से बैक्टीरिया अंदर जाने लगेगा। अब बैक्टीरिया एक के पीछे एक अंदर जाएंगे, ऐसे बिल्कुल धागे की तरह ऐसे अंदर चलते चले जाएंगे, रूट के अंदर घुस जाएंगे ये बैक्टीरिया। ये देखो ऐसे बिल्कुल लाइन से, इन्हें बोला जाता है बैक्टीरियल थ्रेड। क्या बोला जाएगा? बैक्टीरियल थ्रेड। ये बैक्टीरियल थ्रेड कहाँ चले जाएंगे? अंदर कॉर्टेक्स में। कहाँ चले जाएंगे? ये है कॉर्टेक्स, ठीक है ना? कॉर्टेक्स में चले जाएंगे, और आपको पता है कॉर्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस और फिर पेरिसाइकिल, तो ये कॉर्टेक्स में चला जाएगा। जब कॉर्टेक्स में चला जाएगा, समझिएगा जरा सारी बातें, जब कॉर्टेक्स में चला जाएगा तो ये यहाँ पे जाने के बाद कॉर्टेक्स में इस जगह पे बैक्टीरिया निकालेगा माइटोजेंस। क्या निकालेगा? बैक्टीरिया निकालेगा। जब ये कॉर्टेक्स में पहुंच जाएगा, ये कॉर्टेक्स में जब ये बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे, ये ऐसे यहाँ पे जाके जुड़ गया कॉर्टेक्स के वॉल से, कॉर्टेक्स के वॉल से जाके जुड़ जाएगा। दिख रहा है आपको क्लियर कट? ये बैक्टीरियल थ्रेड कॉर्टेक्स के वॉल से जाके जुड़ जाएगा, ठीक है ना? कॉर्टेक्स के वॉल से जुड़ेगा तो बैक्टीरिया निकालेगा माइटोजेंस, ठीक है ना? बैक्टीरिया माइटोजेंस निकालेगा, और जो रूट है वो ऑक्सीन निकालेगी। बैक्टीरिया माइट्रोजेंस निकालेगा और रूट क्या निकालेगा? ऑक्सीन्स। और यहाँ पे इन दोनों की वजह से, माइट्रोजन और ऑक्सीन की वजह से, यहाँ हो जाएगा सेल डिवीजन। यहाँ पे जैसे ये रेड वाला जो बैक्टीरिया है ये निकालेगा माइट्रोजेंस, और ये जो ब्लू वाला है ये है कॉर्टिकल सेल ऑफ रूट हेयर, तो ये निकालेगा ऑक्सीन। तो रूट ऑक्सीन निकालेगा और बैक्टीरिया निकालेगी माइट्रोजेंस, और यहाँ पे इस तरीके से पूरा का पूरा ये जो है ऐसे नोड्यूल बन जाएगा, ये डिवीजन हो जाएगा कॉर्टिकल सेल में, और ये नोड्यूल बन जाएगा, गांठ बन जाएगी, ठीक है? नोड्यूल फॉर्मेशन समझ में आया? अब एक चीज और आप याद रखिएगा, नोड्यूल जो होता है वहां पे क्रोमोसोम नंबर डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल होता है, ठीक है ना? अरे सेल डिवीजन हुआ ना, यहाँ पे माइट्रोजन ऑक्सीजन आया तो सेल डिवीजन होगा, क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर डबल होगा तो मतलब पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, पॉलीप्लॉइडी। तो अगर 2n है तो प्लांट नॉर्मली 2n ही तो होगा, तो 4n, मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि नोड्यूल की प्लॉइडी क्या होगी तो आप बोलिएगा टेट्राप्लॉइड होता है। क्या होता है नोड्यूल? टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड मतलब 4n। तो अगर प्लांट 2n है तो 4n। तो आपसे क्वेश्चन भी इस पे बन सकता है कि कोई प्लांट है जिसमें 36 क्रोमोसोम है, 36 है, तो कितना हो जाएगा? तो 2n है तो 4n हो जाएगा, ठीक है ना? 2n है तो 4n हो जाएगा, मतलब 72।
तो ये टेट्राप्लॉइड प्लांट होता है। मान लो उसने बोल दिया कि अगर n इज इक्वल टू 18 है तो बताइएगा नॉड्यूल में प्लॉइडी क्या हो जाएगी, तो 18 इंटू 4 कर दीजिएगा 72। ठीक है ना, इस तरीके से आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैंने नॉड्यूल फॉर्मेशन बता दिया, एक बार और नॉड्यूल फॉर्मेशन बता दे जा रहा हूँ, पूरी बात समझिएगा। नॉड्यूल में बैक्टीरिया क्या निकालेगा, बैक्टीरिया निकालेगा आपका रिकेट्सिन, और प्लांट निकालेगा फ्लेवनॉइड। फ्लेवनॉइड और रिकेट्सिन ये दोनों मिल जाएंगे, फ्लेवनॉइड्स और रिकेट्सिन मिलेंगे, और मिलने के बाद क्या होगा, ये बैक्टीरिया आके इसको घेर लेंगे, बैक्टीरिया आके घेर लेंगे तो बैक्टीरिया पॉलीसेकेराइड निकालेगा। जहां पे बैक्टीरिया ज्यादा रहेंगे उसके अपोजिट साइड ये मुड़ जाता है, अपोजिट साइड मुड़ेगा, ये ऐसे अपोजिट साइड मुड़ेगा तो यहाँ पे स्टेच आएगी, यहीं से घुस जाएंगे। तो घुसते लाइन से घुसते चले जाते हैं, देखिएगा ये लाइन से घुसता चला गया बैक्टीरियल थ्रेड, बैक्टीरियल अंदर चला गया पूरा बैक्टीरिया, समझ रहे हैं ना, ये बैक्टीरिया अंदर चला गया, और ये बैक्टीरिया अंदर जाने के बाद यहाँ पे माइटोजेंस निकालेगा, और ये वॉल जो इसकी है वो ऑक्सीजन निकालेगी, तो ऑक्सीजन और ये माइटोजेंस ये मिल जाएंगे, और यहाँ पे सेल डिवीजन तेज होने लगेगा और बन जाएगा नॉड्यूल। ठीक है ना। अब यहीं पे अंदर जो बैक्टीरिया रहता है, समझिएगा यहाँ पे जो बैक्टीरिया रहता है अंदर, वो बैक्टीरिया रॉड से हो जाता है, जिसे बोला जाता है बैक्टीरियोइड। ठीक है ना, रॉड से हो जाता है बैक्टीरियोइड बोला जाएगा, और उसके वॉल को पेरी बैक्टीरियल मेम्ब्रेन बोला जाएगा, या पेरी बैक्टीरियोइड बोला जाएगा। दिमाग में रहेगी ना इतनी सारी बात, ये सब। और ये मैंने बता दिया कि नॉड्यूल क्रोमोसोम नंबर डबल होता है, मतलब पॉलीप्लॉइडी होती है, पॉलीप्लॉइडी में भी स्पेशली अगर ऑप्शन आ गया तो टेट्राप्लॉइड। ठीक है, यहाँ तक की बात मैंने आपको बता दी। ठीक, अब हमें क्या पढ़ना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन और फेटा अमोनिया, मतलब मैक्सिमम 10 या 15 मिनट का है, तो वो मैं अगले लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा। 10-15 मिनट का है जो, मतलब कल के लेक्चर में 15 मिनट का एक लेक्चर रहेगा, और उसमें हम लोग आपको बता देंगे कि प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैकेनिज्म, और उसके बाद फेटा अमोनिया, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।